360 में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड की गई है। इस वीडियो के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, इसकी मांग क्यों की जा रही है और किन किन राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर के सिस्टम हैं। अभी हाल के दिनों में बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कंडक्ट किए गए, जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने मेजोरिटी के साथ जीत दर्ज की। कुल 294 सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की और इसी के साथ ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ ली। पर ध्यान देने की बात यह है कि ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई थी। नंदीग्राम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल यह आता है कि क्या हारने वाला कैंडिडेट सीएम या मिनिस्टर बन सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो हाँ, हारा हुआ कैंडिडेट सीएम या मिनिस्टर बन सकता है, परंतु 6 माह के अंदर उसे सदन का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में ममता बनर्जी के पास सदन का मेंबर होने के लिए 6 माह का समय है। इस 6 माह में उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन के सदन की मेंबरशिप लेनी होगी। जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और यूपी के योगी आदित्यनाथ जी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, उस तरह से काउंसिल के मेंबर बन सकती हैं। पर ध्यान देने की बात यह है कि बंगाल में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वहाँ पे काउंसिल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ असेंबली है। ऐसे में ममता बनर्जी को 6 माह के अंदर असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन के जाना होगा। इसका मतलब है कि चुनाव जीतना होगा और फिर वो मेंबर बनेंगे। अभी जैसे चर्चा में आ रहा है कि भवानीपुर सीट से वह चुनाव लड़ सकती हैं। इसी के साथ बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड भी तेज हो गई है। अगर पहले की बात करें तो 1969 से पहले बंगाल में बाई कैमरल सिस्टम था, अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों था। पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन एक्ट 1969 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव कर दिया गया था। एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने की बात है कि यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड कोई नई नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यह मैनिफेस्टो था, टीएमसी की मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था। एक नज़र अब हम वेस्ट बंगाल पे डालते हैं, जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में हिमालय और बे ऑफ बंगाल के मिडल में स्थित है। इसके इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो यह नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से शेयर करती है। वहीं अदर स्टेट की बात करें तो यह उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से बाउंड्री शेयर करती है। यह 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी कैपिटल कोलकाता है। करंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। गवर्नर जगदीप धनखड़ है। एरिया 88,752 किलोमीटर स्क्वायर है और एरिया वाइज यह 30th रैंक है। वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो 9,13,47,736 है और पॉपुलेशन वाइज 4th रैंक है। कुल डिस्ट्रिक्ट 23 है। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और विधानसभा में कुल 294 सीट हैं। एक नज़र अब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव पर डालते हैं, लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव पर ध्यान देने से पहले हम एक बार पार्लियामेंट देख लेते हैं ताकि स्टेट एग्जीक्यूटिव समझने में आसानी होगी। जिस तरह से पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक उसी तरह स्टेट एग्जीक्यूटिव भी 3 चीज़ों से बनता है, डैट इज़ गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर ध्यान देने की बात यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर स्टेट एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं वैसे स्टेट जहाँ पे बाई कैमरल है, अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं, वैसे स्टेट में गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल तीनों मिलकर स्टेट एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करते हैं। आइए अब हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और एबोलिशन के बारे में जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि वह
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और एबॉलिश कर सकते हैं, परंतु पार्लियामेंट खुद से यह काम नहीं कर सकता है। इसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से एक रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। अगर हम एग्जांपल से देखें तो जिस स्टेट में काउंसिल इस्टेब्लिश करना है या फिर एबॉलिश करना है, उस स्टेट को पहले पास करना पड़ेगा। जैसे वेस्ट बंगाल में अभी इसकी डिमांड की जा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रिजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाएगा। अगर स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो यह टोटल मेंबरशिप के मेजॉरिटी और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन के प्रेजेंट मेंबर के 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना ज़रूरी है। उसके बाद पार्लियामेंट इसे एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करेगी, एक साधारण लॉ के जैसे। दिस चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। हालांकि यह चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, परंतु इसे हम अमेंडमेंट नहीं कह सकते हैं। अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 में है, यह एक साधारण लॉ की तरह रहेगा। एक नज़र अब हम ऐसे स्टेट पर डालते हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। आंध्र प्रदेश जहाँ 58 सीट है, तेलंगाना 40 सीट्स, उत्तर प्रदेश 100 सीट्स, बिहार 75 सीट, महाराष्ट्र 78 सीट, कर्नाटका 75 सीट। ये कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपोजिशन की बात करें तो यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 171 में मेंशन है। अगर हम काउंसिल के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो यह लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 होगी। मान लेते हैं किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के 300 सीटें हैं, तो वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 300 का 1/3 डेट इज़ 100 सीट से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर वहीं मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो 40 है। कुल सीटों के 1/3 लोकल बॉडीज़ के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लोकल बॉडीज़ जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकते हैं। वहीं 1/12 इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, अगेन 1/12 इलेक्टेड बाय टीचर्स, 1/3 इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 1/3 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। वहीं रिमेनिंग सीट गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जो कि आर्ट्स, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज के फेमस पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखते हैं कि टोटल मेंबर के 5/6 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, वहीं 1/6 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। आइए अब हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से जुड़ी हुई कुछ और बातों को जानते हैं। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा होती है, ठीक उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। यह परमानेंट बॉडी है और इसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। पर ध्यान देने की बात यह है कि यह हर एक स्टेट में नहीं होती है, यह सिर्फ 6 स्टेट में ही है, जैसा कि हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी, इसके कुछ मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं और कुछ मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। कुल मेंबर के 5/6 इलेक्ट किए जाते हैं, वहीं 1/6 मेंबर को गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। रिटायरिंग मेंबर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। इसके मेंबर रिटायर होने के बाद भी नॉमिनेट किए जाते हैं और री इलेक्ट भी किए जाते हैं। 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल इसके 1/3 मेंबर रिटायर कर दिए जाते हैं और उनका फिर और वैकेंट सीट को फ्रेश इलेक्शन के द्वारा फिल किया जाता है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन आर इलेक्टेड बाय काउंसिल, आर्टिकल 182। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को काउंसिल के मेंबर के द्वारा ही चुना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकंड चैम्बर और अपर हाउस। जिस तरह से राज्यसभा को सेकंड चैम्बर और अपर हाउस कहते हैं, ठीक उसी तरह स्टेट में इसे सेकंड चैम्बर और अपर हाउस कहा जाता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
इसके मेंबर का चुनाव इनडायरेक्ट वे से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।